आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का ये मॉडल आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 1 अंक निर्धारित है। 15 प्रश्न हैं। सही विकल्प चुन करके लिखना है। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, तो सबसे समीप का ग्रह रहेगा बुध, तो इसका सही उत्तर है बुध। कृत्रिम रेशम है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयान है या एक्रिलिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर रेयान। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78%। उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट धातु सोना है। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई, शारीरिक रचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कुकुरमुत्ता है, कवक। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ध्वनि संचरण संभव नहीं है, निर्वात में संभव नहीं है। विद्युत का सुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक आसुत जल नहीं है। खाली स्थान भरिए। सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। किसान मित्र केचुआ को कहा जाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। संतान के लिंग के लिए पिता उत्तरदायी है। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है, समझाइए। छोटी छोटी इकाइयों को हम कहते हैं एकलक। तो एकलक मिलकर बहुलक बनाती हैं, इसे बहुलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, प्लास्टिक, इनका उदाहरण दिया जा सकता है। सोलर कुकर के डिब्बे काले क्यों होते हैं, काला रंग क्यों होता है? तो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है काला रंग। काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होने के कारण। लेंस किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए। तो लेंस एक प्रकाशीय उपकरण है। प्रकाशीय उपकरण जो क्या करता है? प्रकाश को अपवर्तित करता है, प्रकाश को अपवर्तित करता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और साथ में इसके जो दो प्रकार हैं वो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। दो प्रकार हो गए। ठीक। रबी फसल क्या है? रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है और बसंत में काटी जाती है, बसंत में काटी जाती है। उदाहरण स्वरूप गेहूँ, जौ, चना। केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं? केले के छिलके में चिकना पदार्थ होता है जो घर्षण को कम कर देता है। यहाँ पर मुख्य बिंदु में चिकना पदार्थ, किसका चिकना पदार्थ? केले का
घर्षण को कम कर देता है। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, जैसे लंबाई में बढ़ना, आवाज में बदलाव, हार्मोनल परिवर्तन और साथ में देखें तो मानसिक परिवर्तन भी होता है, भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु उदाहरण सहित समझाना है आपको। दो या दो से अधिक धातुओं, एक धातु और एक अधातु, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु या फिर, है ना, मतलब एक धातु तो रहेगा ही। मिश्र धातु में एक धातु या एक धातु, जब एक धातु या अधातु से मिल करके मिश्रण बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल तांबे और जस्ता से मिलकर के बना होता है, ठीक है, ये उदाहरण है। अपरूपता क्या है? अपरूपता एक तत्व दो या दो से अधिक रूप में मिलता है तो उसके भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे कार्बन का दो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करता है। ऊर्जा उत्पादन करने के कारण। लगातार चलती मशीन गर्म क्यों हो जाती है? गर्म होने का कारण है घर्षण। घर्षण के कारण गर्म हो जाती है। जब मशीन के हिस्से एक दूसरे के खिलाफ रगड़ते हैं तो घर्षण होता है। तो गतिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। और यही ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है? मशीन का तापमान को बढ़ाती है, ठीक। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। सभी आवश्यक तत्व, पोषक तत्व कहें, पोषक तत्व उचित मात्रा में रहते हैं, अधिक नहीं न ज़्यादा नहीं, है ना, उचित मात्रा में जितनी आवश्यकता है। पोषक तत्व के उदाहरण में आप तो जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये मौजूद होना चाहिए। ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका कारण है कि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष के लगभग समीप है, लगभग समीप होता है, सीध में होता है, समीप सीध, है ना, घूर्णन अक्ष के लगभग सीध में होता है। जैसे ये घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी घूम रहा है, इसके ठीक सीध में है ये ध्रुव तारा। चित्र बनाना नहीं था, बाकी आप लोगों के समझ के लिए। घूर्णन अक्ष के समीप, सीध में होता है, इसलिए ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है। उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल
और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं लवण व जल को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक तत्व, ठीक है, ये आपस में मिल करके दो से तत्व नहीं, दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन, एक उत्पाद बनाएंगे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑप्टिक नर्व, जिसको अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व बोलेंगे या हिंदी में कहेंगे दृक् तंत्रिकाएं, दृक् तंत्रिका कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्व। ये हो गया आपका रेटिना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लेंस, 1 2 3 यहाँ पर हो गया, नामांकित कर रहे हैं इसके भाग। फिर ये है कार्निया, यहाँ वाली जो भाग होगी वो कहलाएगी आइरिस। ठीक है, इसको अच्छा से फिर ये बना दिया जाएगा। ये हो जाएगा मानव नेत्र, जिसमें क्या क्या है आपके कार्निया, लेंस, आइरिस, रेटिना और दृक् तंत्रिका। यहाँ पर ये पुतली भी, इसको कहते हैं पुपिल के नाम से भी जानते हैं, प्यूपिल। ऊर्जा के 4 विभिन्न रूप और उनका उपयोग। ऊर्जा के 4 विभिन्न रूप, पहला यांत्रिक ऊर्जा हो गया। यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि वाहनों को चलाने में, है ना, जैसे साइकिल चलाने में हो गया, साइकिल चलाने में उपयोग है यांत्रिक ऊर्जा, साइकिल चलाने में। दूसरा हो गया ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा को खाना पकाने में, खाना पकाने में। तीसरा विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पंखा चलाने में, पंखा चलाने में। और प्रकाश ऊर्जा हो गया ये प्रकाश संश्लेषण में, या सौर सेल पैनल में जैसे विद्युत ऊर्जा बिजली बनाने में भी होता है, जिसका उपयोग और फिर दूसरे रूपों में भी करते हैं। यहाँ पर आ गया आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र। पादप कोशिका के नामांकित चित्र में कुछ इस प्रकार से बच्चे बना भी सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल रूप से यदि देखें तो यहाँ पर ये हो गया, ये तो हो गया कोशिका भित्ति, ये सब क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गए। अब इसके अंदर में एक पतली मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि जंतु कोशिका में होता है, इसको कहा जाएगा इसको हम कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कोशिका भित्ति हो गया, थोड़ा ये दृढ़ होती है। फिर उसके अंदर में हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना दें, प्रतीकात्मक एक एक चित्र रहेगा तो भी चलेगा, बड़ी सी रिक्तिका रहे,
और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट आप हरित लवक, इसके अतिरिक्त केंद्रक तो रहना बहुत ही आवश्यक है। केंद्रक में ये केंद्रिका हो गया और ये केंद्रक हो गया। अंदर में कोशिका द्रव्य, इसके अतिरिक्त प्लाज्मिड बनाया जा सकता है। यहाँ निकालजी का है, यहीं पर अंतःप्रद्रव्य जालिका, साथ में राइबोसोम भी बनाए जा सकते हैं। ये हो जाएगा कोशिका का नामांकित चित्र पादप कोशिका का। सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है इन्हें देखने के लिए। तो इनके प्रकार में 5 प्रकार आप लिख सकते हैं। पहला तो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। मलेरिया रोग के बारे में आपको बताना है। रोग के कारण प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, जिसका वाहक होता है संक्रमित मादा फेना, इसमें लिख सकते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। ये वाहक हो गया। 2 लक्षण, बुखार और ठंड लगना। ठीक है। बचाव के उपाय में मच्छरदानी का उपयोग, आसपास की साफ सफाई, रेबीज रोग के कारण, तो रेबीज रोग के कारण रेबीज वायरस के कारण होता है। और इसका वाहक क्या है? इसका वाहक संक्रमित कुत्ते, उनके काटने से रेबीज रोग होता है। केवल कुत्ते नहीं, बिल्ली, बंदर भी, उनकी भी लार ग्रंथि में रेबीज वायरस हो सकते हैं। लक्षण इनका भी बुखार और सिर दर्द लिखा जा सकता है, लेकिन जो असली लक्षण है वो है भ्रम। ठीक है। लकवा भी हो सकता है। बचाव के उपाय में पालतू जो जीव हैं, जो कुत्ते बिल्ली, उनका टीकाकरण भी होता है, उनको टीका लगाया जा सकता है। और ऐसे जानवरों के संपर्क में आने से बचें जिनके मुख से जो है लार हमेशा बह रही है, हो सकता है उनको रेबीज रोग हो। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रयोगशाला विधि में यह है कि आप पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करें, तो फिर मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है ना, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लें। तो ये
पोटेशियम क्लोरेट, जिसका सूत्र सी, हाँ, पोटेशियम का के हो गया और क्लोरेट का Cl O3, ये क्या हो जाता है, ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस के रूप में ये मुक्त हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। इसका नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा गया है, तो नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। एक परख नली, परख नली में यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज ऑक्साइड का मिश्रण ले सकते हैं और इसको जो फिर गर्म किया जाएगा एक बर्नर की सहायता से। यहाँ एक स्टैंड लगा देंगे इसको स्थिर रखने के लिए, फिर यहाँ कार्क लगा करके एक पतली सी नली निकाल करके उसका सीधा कहाँ ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे एक फ्लास्क नहीं, एक बर्तन में, जहाँ उल्टी एक परख नली रहेगी। उल्टी इसलिए क्योंकि यहाँ निकलेगा गैस, ऑक्सीजन गैस, जो बुलबुले के रूप में ऊपर में जाकर के इकट्ठा होते रहेंगे, ऑक्सीजन गैस आएगा और यहाँ रहेगा पानी ये भरी हुई। इस तरीके से इसका चित्र बनाया जा सकता है। अगला जैसा कि प्रश्न है, वायु प्रदूषक को कम करने के 5 उपाय। अथवा है, लेकिन यहाँ पर हम हर प्रश्न का मॉडल आंसर दे रहे हैं। पहला चीज़ तो ये है कि जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करें, वो कम जलाएं, है ना, कोयला इत्यादि वगैरह को। दूसरा है सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करने से रोड में ट्रैफिक की कमी भी होगी और उससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। तीसरा है औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करें। मतलब जो कारखाने हैं, कारखानों में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है धुआं के रूप में, तो एक नियम बना दें कारखानों के लिए, यही कुछ नियम बना दिया जाए कि वो कम से कम अपने चिमनियों को, है ना, कारखानों की चिमनी, वो शहर से, या तो कारखानों को शहर से बाहर रखें या कहें उसकी चिमनी को ऊपर तक लगाया जाए, है ना, जिससे वायु प्रदूषण तो कम होगी और एक नियंत्रित के लिए भी एक नियम बना देना चाहिए। वनीकरण को बढ़ावा देना और साथ में जो मुख्य है वो है, अंतिम में जिसको लिख रहे हैं, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का उपयोग को बढ़ावा। ठीक है। मधुमक्खी पालन जिसको हम एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, एपी कल्चर, किसके लिए किया जाता है? शहद और मोम प्राप्त करने के लिए। किसका पालन? मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी को पाला जाता है, उसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो ये भी एक कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मधुमक्खियाँ फसलों को परागण करने में भी मदद करती हैं। ये फसलों के परागण के लिए भी एक उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि केवल शहद और मोम प्राप्त किया जाएगा, इससे जो है फसल को परागण
में भी मदद मिलती है। अगला जैसा कि है यहाँ पर उर्वरक के विषय में आप लिख सकते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ उर्वरक के विषय में हम यहाँ बता रहे हैं। साथ में ये मिट्टी के पोषक तत्वों को जोड़ते हैं और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए हो गया पादप वृद्धि, हम लिख लें पादप वृद्धि के लिए आवश्यक। मैं केवल कोर वर्ड को ही लिख रहा हूँ ताकि आपको एक समझ बन पाए। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग उर्वरक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए यूरिया, ठीक है, और पी के लिए मतलब फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट और पोटेशियम के लिए पोटास। चित्र बनाना है पारंपरिक हल। पारंपरिक हल बनाया जा सकता है इस प्रकार से। ये तो हो गया आपका हलस, ठीक है, और यहाँ पर हम हल बना सकते हैं। ये इसका हो जाएगा मुठिया और ये हत्था, है ना, लिखते जाएंगे। ये हो जाएगा मुठिया और ये हत्था। इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा फाली और ये नोक। ये हो गया पारंपरिक हल। सरल बीज भेदक का वैसे ही रहेगा जैसे कि ये हल है, वैसे ही। अंतर क्या रहता है इसमें कि इसमें आपका यहाँ पर ये तो हल तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ एक कीप लगी रहती है, यहाँ एक कीप लगी रहती है जहाँ बीज डाली जाती है, ठीक है। तो ये है सरल बीज भेदक और ये नली है। कीप और नली को आप नामांकित कर दें कुछ इस प्रकार से, है। तो आशा है आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। कैसा लगा आप लोगों को आप ज़रूर हमें कमेंट लिख करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से आखिर तक देखने के लिए।